सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कंटिन्यू करते हैं हमारी ब्रिटिश लिटरेचर की सीरीज को और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्टोरेशन एज के बारे में। अगर आप मेरी इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आप अग्री करेंगे कि हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर की एक एक एज को एक कहानी या फिर एक मूवी के तरह पढ़ते चले जा रहे हैं एंड ये एक एक एजेस आपसे कनेक्टेड है। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग ने देखा कि किस तरीके से बाप बेटे की कुछ गलतियों की वजह से आपके पार्लियामेंट उनको हटाने का सोचते हैं एंड फाइनली हमारी हिस्ट्री में पहली बार चार्ल्स वन नाम के एक राजा को एग्जीक्यूट किया जाता है बाय वन ऑफ द लीडर्स ओलिवर क्रॉमवेल, उनके ही एक मेंबर, पार्लियामेंट्री मेंबर के थ्रू। ये जो आपकी कहानी है हम लोग अपने पिछले वीडियो में एंटी रेगनम में देख चुके हैं। अब कुछ नया होने वाला है आज के इस वीडियो में एंड आज का वीडियो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आज की कहानी है आपकी एक ससुर और एक दामाद की जो आपको पता लगने वाली है। तो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हम लोग ने छोड़ा था। चार्ल्स सेकंड आपके ओलिवर क्रॉमवेल के रूल को खत्म करके मोनार्की को रिस्टोर कर लेते हैं एंड आपकी ये जो डेट है ये आपको याद रखनी है 1660 से 1700, क्योंकि हमारे मोनार्क वापस आ चुके हैं, उनके साथ वापस आ चुका है हमारा थिएटर पे जो बैन था वो लिफ्ट हो चुका है। काफी सारी टाइप की आपकी जो ड्रामा, पोएट्री एंड चीजें जो बंद हो गई थी वो फिर से आपकी पुनर्जागृत हो जाती हैं एंड हमारा रेस्टोरेशन जो ड्रामा है वो आपको इस पर्टिकुलर एज में देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है कि किस तरीके से आपके चार्ल्स सेकंड वापस आए, आपके ओलिवर क्रॉमवेल का रूल उन्होंने खत्म किया। बाय द वे आई मस्ट टेल यू कि जब चार्ल्स सेकंड वापस आते हैं तो आपके ओलिवर क्रॉमवेल जो ऑलरेडी मर चुके थे उनकी जो हड्डियां ढांचा निकाल के उसको पूरी तरीके से नगर में ढिंडोरा पिटवाते हैं, उसको जलाते हैं एंड जिन भी लोगों ने उनके फादर चार्ल्स वन का सर धड़ से अलग किया था, एग्जीक्यूट किया था, उनको भी वो चुन चुन के रास्ते पे, चौराहे पे बिल्कुल जला देते हैं। बिल्कुल बॉलीवुड वाला सीन होता है। सेम यहाँ पे चार्ल्स सेकंड अपने बाप की मृत्यु का बदला लेते हैं एंड जितने भी उनसे उनके ओलिवर क्रॉमवेल से जुड़े हुए थे उन सबको चुन चुन कर बताते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे और अब हम लोग के चार्ल्स सेकंड क्योंकि आ चुके हैं तो आपके थिएटर्स ओपन हो चुके हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि थिएटर्स ओपन होने के बाद आपका जो ड्रामा है वो बहुत अच्छा फ्लरिश किया था एंड टू बी स्पेसिफिक आपकी रेस्टोरेशन कॉमेडी नाम का एक जॉनरा है वो आपके इस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा था। ये जो आपका ड्रामा है ये प्रोमिनेंट हो जाता है एंड आपका वापस आ जाता है एंटरटेनमेंट एज वेल एज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ड्रामा की हम लोग जब बात करते हैं तो रेस्टोरेशन ड्रामा में आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सबसे पहले तो जॉन ड्राइडन एंड उस टाइम पे हमारी वुमेन भी बहुत आगे बढ़ रही थी। जो हमारी एफ्रा बहन है जिनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है, ओरोनोको, द रोवर। बाय द वे अगर आप रेस्टोरेशन एज के सारे राइटर्स एंड उनके वर्क्स को जानना चाहते हो तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बना के रखी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको मेन राइटर्स और उनके सारे वर्क्स की लिस्ट मिल जाती है। तो अगर आप इस वीडियो के साथ उस वीडियो को कॉम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपका पूरा रेस्टोरेशन एज कंप्लीट हो जाएगा, जहां पे आपको रेस्टोरेशन एज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा एंड उस वीडियो में आपको सारे राइटर्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो उसको जरूर से जाके देख लेना। बात कर रहे हैं हम लोग रेस्टोरेशन ड्रामा की, तो हमारा ये जो कॉमेडी टाइप का रेस्टोरेशन है ये आपका विट, सटायर एंड ह्यूमर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है एंड वो किसके ऊपर विट या व्यंग्य कसता है? आपकी सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर एंड अरिस्टोक्रेटिक अमीर लोगों के ऊपर, उनके जो मैनर्स होते हैं। आपको पता लगेगा कि इस एज में आगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी आ जाएगा, उसके ऊपर ये लोग व्यंग्य कसते हैं। ठीक है। रोल ऑफ वुमेन राइटर्स जो मैंने आपको बताया कि इस एज ने सबसे पहले देखना स्टार्ट किया द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन राइटर्स एंड एफ्रा बेन टेक्स द लीड। शी इज ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल राइटर जिन्होंने बहुत रिकॉग्निशन गेन कर लिया था अपनी प्लेस, पोएट्री एंड बाकी वर्क्स के जरिए। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे एंड एफ्रा बेन की जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं जरूर से उसको आप लोग करके जाइएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और क्लासिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे एलिजाबेथन एज में वो लोग एक अपना अलग टाइप का वर्क लिखने लगते हैं। उसके बाद की भी जो एजेस आपके फॉलो होती हैं वो लोग अपना अपना कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आपका आ गया था जैकोबियन एज में। जो ये एज है ना आपकी रेस्टोरेशन की, यहाँ पे ये लोग जो राइटर्स हैं वो आपके क्लासिकल एंड एंशिएंट टेक्स्ट को बहुत ज्यादा रेफर करने लगे थे। एंड व्हेन वी से क्लासिकल एंड एंशिएंट तो हम लोग बात करते हैं ग्रीस की, रोम की, फ्रांस की, इटली की। वहां के जितने भी आपके एंशिएंट वर्क्स एंड एंशिएंट राइटर्स थे ना बेटा, यहाँ पे इस एज के जो राइटर्स
राइटर्स हैं उसको फॉलो करने लगे थे। एंड ये जो क्वेश्चन है ना आपसे आपके यूजीसी नेट ने पूछा भी है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर जो पूरे पेज को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि रेस्टोरेशन एज में एक लाइकिंग डेवलप हो गई थी यहाँ के राइटर्स के मन में फॉर द एंशिएंट वर्क्स एंड टेक्स्ट, एंड उनको वो पढ़ने लगे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जैकोबियन एज में हम लोग ने पढ़ा था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में, जो आपके जॉर्ज चैपमैन लेकर आते हैं एंड आपके बेन जॉनसन पॉपुलराइज कर देते हैं। इस एज में आपका रेस्टोरेशन एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स आता है, जो आपका सटायर, विट एंड ह्यूमर के बारे में बात करता है। बेसिकली अरिस्टोक्रेटिक एंड सोसाइटी की जो मैनर्स होती हैं उसमें व्यंग्य कसता है। सटायर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को थोड़ा सा पोक करना, बट इन अ वेरी लाइट स्टाइल, कि किसी को बुरा ना लगे। ठीक है, तो ये आपकी कॉमेडी ऑफ मैनर्स इमर्ज होती हैं। एंड हमारे विलियम वाई शर्ली एंड विलियम कॉन्ग्रीव, अगर आपने विलियम कॉन्ग्रीव का वे ऑफ द वर्ल्ड नहीं पढ़ा तो आपने समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा। उसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है कॉमेडी ऑफ मैनर्स को। एंड इसमें कोई कठिन चीज नहीं है, आप अपनी बुआ को कभी उठा के उनका कैरेक्टर पूरा देखने की कोशिश करिए तो आपको सटायर दिखाई देगा। आपके फूफा जी, आपके मौसा जी, आपकी मौसी, हमारे परिवार में एक अलग अलग मैनरिज्म्स के लोग होते हैं जिनका एक अलग ही बिल्कुल स्टाइल होता है। जब कभी शादियों में मिलते हैं तो हम लोग को पता होता है कि अरे ये वाली जो हमारी बुआ है ये तो हमारा मूड हमेशा खराब कर देती हैं। देन वो हमारी जो मासी हैं वो बड़ी हमारे कपड़ों से जलती हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी मैनरिज्म्स होती हैं जो आपके ये राइटर्स होते हैं ना अपने वर्क में डालते हैं, एंड वो बहुत ही कॉमेडिक लगता है। फर्क बस इतना है कि ये लोग अपने रिश्तेदारों पे ना बना के उस टाइम की पॉलिटिकल जो चीजें चल रही थी, इतने अपहीवल्स तो चलते ही रहते थे, देन आपकी सोसाइटी में एंड स्पेसिफिकली अरिस्टोक्रेटिक लोगों के ऊपर ये बहुत व्यंग्य कसा करते थे। एंड ये जो ट्रेडिशन है आप आगे आगे जाके देखोगे कि किस तरीके से एलेक्जेंडर पोप एंड जॉनथन स्विफ्ट भी उठा लेते हैं। एंड आगे की एजेस में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से वो लोग इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हैं, सटायर वाली चीज को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सटायरिकल राइटिंग की बात हो ही रही है तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा सटायरिकल राइटिंग है वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे पॉपुलर होने लगा था। एंड सटायर किस पे करते थे वो लोग? पॉलिटिकल करप्शन के ऊपर करते थे, सोशल हिपोक्रेसी के ऊपर करते थे, एंड एक्सेस ऑफ अरिस्टोक्रेसी। मतलब हमारी सोसाइटी के जितने भी इवल्स हैं, जितनी भी गलत चीजें हैं, उनको या तो आप डायरेक्टली बोलो, डायरेक्टली बोलोगे तो भाई जितने भी अच्छे खासे अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं वो आपको जेल भिजवा देंगे। लेकिन अगर आप व्यंग्य कसते हो तो लोगों को मैनरिज्म समझ में आएगी कि हाँ यार ये कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ करप्शन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को हिपोक्रेसी दिखाई दे रही है। जैसे रिसेंटली बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की हिपोक्रेसी अगर आप बोले कि दिवाली के टाइम पे आप देखेंगे, बोलेंगे कि फायर क्रैकर्स मत जलाया करो आप लोग, बहुत पोल्यूशन होता है। एंड जब उनकी शादियां होती हैं तो बड़े बड़े पैलेस बुक होते हैं एंड फायर क्रैकर्स होते हैं, तब उनको फायर क्रैकर्स का ख्याल भी नहीं आता है। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो सटायर है, यही कुछ छोटी छोटी चीजें होती थी जो सोसाइटी में आपके राइटर्स ऑब्जर्व करते थे एंड फिर उनको अपने वर्क्स में लेके थे। इनके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं बेटा आपके जॉन ड्राइडन, जिन्होंने एब्सलम एंड एचिटोफिल में बहुत ही मस्त सटायर किया हुआ है। देन जॉनथन स्विफ्ट एंड आगे जाके अलेक्जेंडर पोप भी बेटा इसी पर्टिकुलर चीज को फॉलो करने वाले हैं एंड हमारी सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के ऊपर आपका क्या करेंगे? व्यंग्य कसेंगे। अलेक्जेंडर पोप तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि उनके रेप ऑफ द लॉक में उन्होंने अमीर लोगों को कितना ज्यादा सैटराइज किया है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीरोइक कपलेट्स। आपके इस पर्टिकुलर एज में जो ड्रामा लिखे जा रहे थे उसमें हेवी यूज किया जाता था बेटा आपके हीरोइक कपलेट्स का। कपलेट्स आपकी 2 आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन होती है जो आपके राइटर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने वर्क में। ड्राइडन ने, अलेक्जेंडर पोप ने, आपको कमेंट करके बताना है दोनों का एक एक सबसे फेमस वर्क जिसके अंदर इन्होंने हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया है। डू कमेंट मी डाउन। आपको सर्च भी करना पड़े तो उसको सर्च करके कमेंट करना, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी मेमोरी में वो बात बैठ जाएगी एंड जो भी बच्चा आपके कमेंट को पढ़ेगा उसका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर से करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे। रेस्टोरेशन प्रोज भी आपका बेटा पीछे नहीं था। सबसे पहले तो हम लोग ने देखा कि ड्रामा इस टाइम पे बहुत ज्यादा फैल गया था या फिर लोग पसंद कर रहे थे एंड राइटर्स लिख रहे थे। जाहिर सी बात है कि चार्ल्स सेकंड वापस आ गए थे। इतने टाइम से जो हमारे थिएटर पे बैन लगा हुआ था उसको लिफ्ट कर दिया था। वही बात है ना कि कोरोना के बाद कैसे लोग मॉल्स में, सब्जी मंडियों में भारी मात्रा में निकले थे, तो बैन लगने के बाद भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रोज जो हमारा जॉनरा है ना उसको भी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिली थी एंड प्रोज को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा जो नाम है वो है हमारे सैमुअल पेप्स डायरी। अब मैंने सैमुअल पेप्स के ऊपर एक फुल वीडियो बना रखी है जहां पे
पूरी उनकी डायरी में उन्होंने क्या क्या अपने वर्क्स को लिखा हुआ है, क्या क्या उन्होंने नोट डाउन किया हुआ है, एंड एक एक सिंगल क्वेश्चन जो आपके सैमुअल पेप से आया है वो मैंने सब कवर किए हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में। जरूर उस वीडियो को देखना, क्योंकि सैमुअल पेप से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। आपका सब कुछ कवर हो जाएगा उस वीडियो में, आपको कुछ कहीं और से इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैमुअल पेप्स के अलावा आपके एसे जो फॉर्म है, जो बेसिकली पीरियोडिकल लिटरेचर जो हमारी नेक्स्ट स्टेज में आपको भर भर के दिखने वाला है, वो जोसेफ एडिसन एंड हमारे रिचर्ड स्टील के जरिए अब हम लोग तक पहुंचने लगा था, जो हम लोग को अगली एज में भी बहुत ज्यादा फेमस होते हुए दिखाई देगा। इस एज में वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब भाई सब कुछ अच्छा चंगा भला चल रहा था। हमारे जो चार्ल्स सेकंड है उनको मेरी मुनार्क कहा जाता था, क्योंकि ये बड़े लैविश थे, अगेन अपने पिताजी की तरह, एंड थिएटर को पसंद करते थे, प्लेजर को पसंद करते थे, बड़ा खर्चा भी किया करते थे। एंड इनके आने के बाद से कुछ स्टेबिलिटीज भी आ गई थी, लाइवलीनेस वगैरह आ गई थी, लेकिन चार्ल्स सेकंड का कोई लेजिटिमेट आयर नहीं था। अब मैं अगर आपको एक सीक्रेट बात बताऊं तो ऐसा कहा जाता है, मैंने पढ़ा है कहीं पे, कि इनकी 14 इलेजिटिमेट बच्चे थे, मतलब जैसे हिंदी मूवीज में बोलते हैं ना कि नाजायज बच्चे थे, लेकिन इनका एक लेजिटिमेट जो जायज बच्चा है वो पैदा नहीं हो पाया। तो इनका क्योंकि आयर नहीं बना तो इनके भाई को अब इनका थ्रोन लेना पड़ा, एंड इनके भाई है आपके जेम्स सेकंड। भाई इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आपका आगे आने वाला है कि ये जो जेम्स सेकंड है ये कौन है? ये रोमन कैथोलिक थे। भाई इतनी ज्यादा हम लोग की पुरानी एजेस में जो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में जो स्यापा हम लोग का चल रहा था, प्रोटेस्टेंट्स इतनी कोशिश कर रहे थे कि कोई कैथोलिक ना आए, कोई कैथोलिक ना आए, फाइनली वो आपके जेम्स सेकंड के रूप में आ जाता है। एंड जाहिर सी बात है, अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि उस टाइम के इंग्लैंड के लोगों का तो बिल्कुल मुंह बन गया होगा कि भाई अब तो हमारे एक कैथोलिक राजा बन गए हैं। एंड ये कैथोलिक राजा बनने के बाद भाई क्या करते हैं कि आपके इंग्लैंड का जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था उसको भड़का देते हैं। भड़का के देते हैं, वो अपने आप ही लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि बीइंग अ कैथोलिक प्रिंस ये क्या करते हैं कि आपकी कैथोलिक पॉलिसीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, प्रोटेस्टेंट्स को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड जितने भी आपके प्रोटेस्टेंट्स थे उनके जो दबे हुए दिल में जो फियर्स थे वो बाहर निकल के आते हैं। दूसरी बात कि कैथोलिक्स को इतने टाइम तक आपने दबा के रखा है, अब वो पावर में आए हैं तो वो डोमिनेट करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये सारी रिलीजियस टेंशंस आपके उस टाइम पे वापस से चलने लगी थी। ही अटेम्प्ट्स टू ग्रांट रिलीजियस फ्रीडम टू कैथोलिक्स एंड डिसेंटर्स अलार्म्ड मेनी प्रोटेस्टेंट्स। भाई आपके इतने टाइम से जो कैथोलिक्स को दबाया जा रहा था, एंड उनके मन का कोई राजा नहीं आ रहा था, एंड वो दबे दबे से घूमते होंगे, अब वो पावर में आ गए हैं। ये बात प्रोटेस्टेंट्स को बहुत ज्यादा खटकती है। तो होता क्या है कि आपकी कैथोलिक आयर, इनका अगेन ये कैथोलिक है, कैथोलिक रानी से शादी करते हैं, कैथोलिक इनका बच्चा भी जन्म लेता है। तो अब आपके इंग्लैंड वालों की बिल्कुल हालत टाइट हो गई थी कि अब तो बिल्कुल कैथोलिक जो आपका रूल है वो आने वाला है। एंड पॉलिटिकल टेंशंस आप यहां देख पा रहे होंगे कि आपकी मोनार्की में बढ़ने लगी थी। होता क्या है, अब इसके बाद आता है हमारी इस एज की सबसे बड़ी लड़ाई, जिसको कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो हुआ था आपके ससुर जी, ठीक है, ससुर जी एंड आपके दामाद के बीच में। अब ससुर जी आपके क्या थे? कैथोलिक थे, ठीक है, एंड इनके जो दामाद है वो प्रोटेस्टेंट है। होता क्या है कि जब ये देखते हैं कि इनके जो ससुर जी ये कैथोलिक है, एंड आपकी पार्लियामेंट भी देख रही होती है कि भाई कैथोलिक से तो मजा नहीं आएगा, एंड हम लोग इतने टाइम से प्रोटेस्टेंटिज्म के पावर में रहे हैं, तो ये लोग इनके ही दामाद को इन्वाइट करते हैं। आप सोच पा रहे हैं कि बेटी के ही पति को ये लोग इन्वाइट करते हैं कि तुम्हारा हम ये फायदा करा देंगे, तुम्हारी उस पर्टिकुलर कंट्री से जो इतनी झड़प चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसको हम लोग खत्म करवा देंगे, तुम यहाँ पे आके अपने ससुर जी पे धावा बोलो एंड हमारा थ्रोन ले लो, एंड वापस से प्रोटेस्टेंटिज्म को आपको लेके आना है। तो आपके विलियम ऑफ ऑरेंज, ठीक है, विलियम 3 है ये इंग्लैंड के, ये इंटरवीन करते हैं इन 1688 में। ये अपनी कुछ आर्मी को लेके आते हैं। जब ये आर्मी को लेके आते हैं तो इनके ससुर जी को जब पता लगता है तो वो ज्यादा रिटेलिएट नहीं करते हैं, एंड ये गिव अप कर देते हैं। अब ये जो बहुत डिटेल्स है इसके बीच में, वो तो मैं अपने फुल कोर्स में ही कवर करूंगी, लेकिन अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, फिर वो कभी भूलेगा नहीं।
हैं। इसके बाद से आपके विलियम थर्ड का क्या कहते हैं रूल चल पड़ता है, एंड इस पर्टिकुलर एज को एंड ऑफ मोनार्की कहा जाता है या फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि खून खराबा इस पर्टिकुलर वॉर में नहीं हुआ था। इनके ससुर जी अपने आप ही पीछे हो जाते हैं, भाई दुख में ही डूब गए होंगे कि भाई ऐसा दामाद मैंने लेके दिया जो आज मेरी ही गद्दी पे आके चढ़ गया है। तो आपकी जेम्स सेकंड को हटा दिया जाता है, एंड आपके जो विलियम ऑरेंज है और उनकी बेटी खुद अपने पिताजी की गद्दी पे आके बैठ जाती है, वो दोनों अपना रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इस चीज को हम लोग कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट सामने आता है विग्स एंड टोरीज। जैसे पिछले कुछ टाइम में हम लोग देखते आ रहे थे कि हमारे जो कैवेलियर्स थे, मुनार्क्स थे, वो मुनार्की को सपोर्ट करते थे, चार्ल्स वन को, एंड जो पार्लियामेंटेरियंस को सपोर्ट करते थे वो कौन थे हमारे राउंड हेड्स। ये दो नाम चलते थे। आगे बढ़ते बढ़ते अभी भी आप देख रहे हैं कि ये मुनार्क एंड हमारी उसका झड़प तो चल ही रही है, यहाँ पे नाम आपके बदल गए थे। विग्स वो लोग थे जो अपोज करते थे एब्सोल्यूट मोनार्की को। मोनार्की कौन? आपके जो जेम्स थे वो कैथोलिक थे, तो विग्स आपके कैथोलिक्स को पसंद नहीं करते थे, ये सपोर्ट करते थे प्रोटेस्टेंटिज्म को। तो आप विग्स को क्या बोल सकते हैं कि ये आपके क्या पार्लियामेंटेरियंस थे। ठीक है, देन टोरीज वो थे जो आपके अलाइंड थे रॉयल अथॉरिटी से। मतलब टोरीज आपके कौन है? जो आपके राजा को फुल सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई जेम्स को नहीं हटना चाहिए। एंड यहीं से आप आगे वाली एज में अब कनेक्ट करोगे। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, कड़ी से कड़ी आपकी जुड़ती जाएगी, एंड आपको बाय द एंड पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री एक कहानी के जरिए समझ में आएगी। अगले वीडियो में अगेन मैं यहाँ पे विग्स एंड टोरीज की कड़ी एक जोड़ने वाली हूँ, तो इसको अच्छे से समझ लेना कि विग्स हमारे वो लोग थे जो आपकी मोनार्की को पसंद नहीं करते थे, टोरीज हमारे वो लोग थे जो हमारे किंग को पसंद करते थे। अगर सीधी भाषा में बोले तो आज के भी तो जमाने में हम लोग लेफ्ट विंग एंड राइट विंग देखते हैं। वो लोग जो हमारे क्या कहते हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट में है वो राइट विंग कहलाते हैं, एंड जो उनको अपोज करते हैं वो लेफ्ट विंग कहलाते हैं। तो बस बातें वही है, बस नाम बदल जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम लोग की जितनी भी समझने वाली बातें थी वो खत्म हो गई। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। इन क्वेश्चंस के जरिए आपको रिवीजन भी मिलेगा एंड हो सकता है कुछ नया भी जानने को मिले, जैसे ये वाला क्वेश्चन। अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन 1662 वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी इन द इंग्लैंड। हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन हम लोग ने ये नहीं पढ़ा जब आपके जेम्स सेकंड आते हैं तो क्या करते हैं वो, सॉरी आपके जब चार्ल्स सेकंड आते हैं तो वो एक और चीज को डेवलप करते हैं जो कि है आपकी रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी एक टाइप का आप बोल सकते हैं कि वो बनाया होता है, जूरी बनाई होती है, जहां पे ये लोग गाइड करते हैं एंड प्रमोट करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। भाई ये एज में आपके बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस किए जा रहे थे, पढ़ाई को आगे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा था, तो इन्होंने एक रॉयल सोसाइटी बनाई थी जहां पे जितने साइंटिफिक टेम्परामेंट के जो लोग होते हैं वो अपनी थ्योरीज को आगे बैठ के डिस्कस कर सकते थे एंड उसमें इनोवेशंस कर सकते थे। तो इस बात को याद रखना। ठीक है, Who does Achitophel represent in John Dryden's allegorical poem Absalom and Achitophel? This is a very very important poem. आपको अच्छी तरीके से पूरी डिटेल इस पर्टिकुलर पोएम की पता होनी चाहिए कि फर्स्ट अर्ल ऑफ शाफ्टबरी के बारे में बात हो रही है, किसको सटायर किया गया, क्या क्या उनको कहा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए जिसने इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जॉन ड्राइडन्स टू फिलोसफिको रिलीजियस पोएम्स आर, आपने अगेन अगर मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है जितने भी आपके मेजर राइटर्स हैं उनसे ही आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेजर राइटर के या तो मेजर वर्क की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है या तो उनके माइनर या फिर उनके किसी जॉनरा वर्क को उठा के छाटने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जॉन ड्राइडन इन हिज हेरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव टेक्स द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा जो शेक्सपियर ने लिखा था वैसा ही रीवर्किंग इन्होंने लिखी है ऑल फॉर लव, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल प्लॉट लाइन। आप लोग को जरूर से पढ़नी चाहिए। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो बहुत ही इमेजिनेटिव एंड जो क्लियोपैट्रा एंड में करती है, इनकी डेथ हो जाती है प्यार को लेके, इट इज अ वंडरफुल स्टोरी। आप लोग जरूर से इसको पढ़िएगा। ठीक है, एंड विद दैट यू ऑल्सो कम टू नो कि जॉन ड्राइडन के सारे वर्क्स हम लोग को पढ़ के जाने हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद डायरी राइटिंग। आपका बहुत ही सिंपल आंसर है ये सैमुअल पेप्स, बट इतना मत समझना कि सैमुअल पेप्स से इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं। आपके सैमुअल पेप्स से और भी कई सारे क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने अगेन जो वीडियो आपको दिखाया सैमुअल पेप्स वाला उसको जरूर से देखना, उसमें मैंने सारे कवर किए हैं, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, जाके उसको पढ़ लेना। ठीक है,
इन विच एक्ट ऑफ विलियम कॉन्ग्रीव्स the way of the world does proviso scene between Mirabel and Millamant take place। आपसे देखिए कितना डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा गया है वे ऑफ द वर्ल्ड से। मैंने बताया है आपको पहले भी कि आपको ये वर्क छोड़ के नहीं जाना है, जरूर यूजीसी नेट आपसे इस पर्टिकुलर वर्क से क्वेश्चंस पूछता है एंड बहुत डिटेल में इस वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जिनसे सरफेस लेवल के पूछ लिए जाते हैं, पर ये एक ऐसा वर्क है फुल डिटेल में आपको पढ़ के जाना है। आपका आंसर आपके सामने है कि एक्ट 4 में ये सीन आपका होता है, ठीक है। तो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अगर आप इसी तरीके से एक पर्टिकुलर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को एक जगह पे लगाना चाहते हो विदाउट मिसलेनियस क्वेश्चंस बीइंग डिस्ट्रैक्टिंग यू, तो आप मेरे इस कोर्स को जरूर से अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ईयर वाइज भी पेपर मिल जाएंगे, 100 के 100 क्वेश्चंस खुल जाएंगे, देन सेक्शन वाइज भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी सेक्शंस हैं उसको मैं अलग अलग लगाऊं, तो वो भी आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे। इसका डिस्क्रिप्शन जो है नीचे आपको मिल जाएगा लिंक, आप जरूर से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये फायदा करता है बच्चों को, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है जो ऑलरेडी इसको अवेल कर चुके हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, पर मेरी और भी बहुत सारी फ्री सर्विसेज है जैसे कि मेरे टेलीग्राम पे, जहां पे आपको मिल जाते हैं पोल्स, देन आपको फ्री पीवाईक्यूज मिल जाते हैं बेटा डेली, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के। आपको डायरेक्ट मैं लिंक्स दे देती हूँ अपने वीडियोस के, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या एग्जाम की कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चैट भी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन या टॉपिक को लेके। तो आप लोग को जरूर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना चाहिए। इसका भी आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये पूरी सीरीज एंड एवरी सिंगल वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक कहानी के जरिए हम लोग समझते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आपके दिमाग में आई एम प्रिटी श्योर कि क्वेश्चंस अब नहीं रह जाते होंगे या फिर कंफ्यूजन अब नहीं बचता होगा। जरूर से अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप इन वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं एंड किस तरीके से आप आगे के वीडियोस देखना पसंद करोगे। डू लेट मी नो योर सजेशंस, योर फीडबैक, एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो अपने प्यारे प्यारे वर्ड्स भी लिख दिया करो। आई रियली फील गुड रीडिंग ऑल योर वंडरफुल कमेंट्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू for your comments as well. So I am going to meet you up next in yet another age and in yet another video. Up till then, bye and take care.